औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, के नर्वस सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम दूसरे सिस्टम्स को देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैनी अदर्स, नर्वस सिस्टम के भी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिसऑर्डर्स, हर डिसऑर्डर का कोई ना कोई डिपेंडेंट नेचर होती है। दे कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, कॉमन टाइप्स। जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो दो कॉमन टाइप्स है। एक वस्कुलर पैरालिसिस, फंक्शनल एपिलेप्स। वस्कुलर का मतलब होता है कि इसमें जो मूवमेंट नहीं हो पाती, इनेबिलिटी हो जाती है मूवमेंट ऑफ मसल्स में। और उसके बाद है फंक्शनल एपिलेप्सी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है पैरालिसिस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल्ड मूवमेंट caused by inability to contract one or more muscles। अगर इसको देखें हम, पार्शियल मतलब कि टेम्पररी या कंप्लीट मूवमेंट का जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पर्सन जो अफेक्टेड होता है वो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, एक या ज़्यादा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनमें एबिलिटी नहीं होती। इट मे बी अकम्पनाइड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन। किसी चीज़ को सेंस करना या कोई स्टिमुलाई आई उसको सेंस करके दिमाग पर ब्रेन तक ले जाना, इसमें भी क्या होता है, ये भी लॉस हो जाती है इसमें, पैरालिसिस में। मतलब कि कोई पैरालिसिस बंदा है तो उसको पता नहीं चलेगा, आप उसको कोई गर्म चीज़ हाथ में देंगे, जो पैरालिसिस अटैक्ड आर्गन होगा उसमें को पता नहीं चलेगा। द मोस्ट कॉमन काज इज़ आइदर ब्लीडिंग, हेमोरेज और ब्लड क्लॉट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका अगर हम कॉमन काज देखें तो ब्लीडिंग होती है या ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता किसी भी ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में, क्योंकि ब्रेन आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो है सारे हमारी बॉडी को कंट्रोल ही ब्रेन करता है, तो ये ज़रूरी है। उसमें ब्लड क्लॉट हो गया, अगर ब्लीडिंग होगी तो ये काज होती है पैरालिसिस। हाउएवर इट कुड बी अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू ब्रेन। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में इंजरी भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में। इट कैन बी ट्रीटेड इफ़ डायग्नोज एग्जैक्ट काज। इसको सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पर ट्रीट किया जा सकता है ताकि इसका एग्जैक्ट जो काज है पता होना चाहिए, डायग्नोज होना चाहिए कि क्या इसका रीज़न है, क्या इसका काज है जिससे ये बीमारी हुई है। फिजियोथेरापी ऑफ अफेक्टेड मसल्स इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज मसल्स में डिजेनरेट। इसी की फिजियोथेरापी, जो भी अफेक्टेड मसल हुआ है पैरालिसिस में, जो भी टांगें होती हैं, हाथ हो जाते हैं, जो बाजू हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, तो उसकी फिजियोथेरापी होनी चाहिए, या तो फिर ये मसल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है फिजियोथेरापी। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं होते पाते, इनएबिलिटी होती है और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। इसके काजेज 2, एक ब्लीडिंग, हेमोरेज और ब्लड क्लॉट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मैं आपको रिवाइज करता जा रहा हूँ, जल्दी में बताता जा रहा हूँ। और रिजल्ट में क्या होता है कि ब्रेन में इंजरी हो सकती है या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स में, और इसकी अगर प्रॉपर डायग्नोस नहीं की जाए, इसका पता चला जाए और इसका फिजियोथेरापी किया जाए, और उसके बाद इसकी मसल्स रिक्वायर्ड मसल जो है जिसमें पैरालिसिस है उसको फिजियोथेरापी कराई जाए। उसके बाद एपिलेप्स, ये भी एक डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का, लेकिन ये क्या है, ये फंक्शनल है। इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ अ टेम्पररी अल्ट्रेशन इन वन और मोर फंक्शन। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें जो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए जो है अल्ट्रेशन हो जाती है, एक या ज़्यादा फंक्शन में, और रिक्यूरेंट सीजर्स। तो इसमें क्या होता है कि उस इफेक्टेड पर्सन को दौरे लगने लगते हैं। इट इज़ ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। यह क्या होता है कि इसमें नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती ब्रेन की, मतलब कि कोई स्टिमुलाई आई उसकी प्रॉपर जो है वो नहीं पहुंच पाई, या कोई बीच में कोई रुकावट आ गई, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी इन ब्रेन।
Stimuli like sudden flashlight on eyes is also associated cause of epilepsy। कोई भी स्टिमुलाई है जैसे सडन कोई फ्लैश लाइट उनकी आइज़ पर की जाए तो ये भी एक काज माना जाता है एपिलेप्स का। एज अ रिजल्ट द विक्टिम में बिकम अनकॉन्शियस विथ स्टिफनेस ऑफ बॉडी। क्या होता है कि जैसे रिज़ल्ट में इसकी रिज़ल्ट में क्या होता है, जो बंदा अफेक्टेड होता है वो बेहोश हो जाता है। अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी जो है वो सख्त हो जाती है। देन ट्विचेस आर जग्स अनकंट्रोलेबली। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। वो अनकंट्रोल झटके होते हैं, बस लगते रहते हैं उसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीयर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशन। इसको ये झटके लग रहे हैं इसको रिड्यूस किया जा सकता है इसकी प्रॉपर मेडिकेशन से। और ज़्यादा ये कहते हैं कि जो एंटी कॉन्वुलेसेंट ड्रग्स होती हैं इस पेशेंट का, उससे जो है इलाज ट्रीट किया जा सकता है। तो आपका ये सवाल होगा कि एंटी कॉन्वुलेसेंट ड्रग्स क्या हैं। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बेहोशी के दौरों को कम करती हैं, रोकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम को कवर किया। एक था पैरालिसिस जो मस्कुलर था, जिसमें मसल्स की इनेबिलिटी थी, और दूसरा एपिलेप्सी थी जिसमें इसको झटके लग रहे थे जो पेशेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिर्गी में भी ये होता है, जैसा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।